हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 20। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। मैंने बताया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी कमान जोसेफ स्टालिन ने संभाली थी और जोसेफ स्टालिन के टाइम पे रसिया एक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फेस कर रहा था, जिसको सॉल्व करने के लिए स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था। अब देखो, रशियन रेवोल्यूशन पूरा खत्म हो चुका था, इसके बाद हमने बात कर ली स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन की। तो ये चैप्टर एक तरीके से कह सकते हो कि एंड हो चुका है। अब चैप्टर में सिर्फ 2 पॉइंट और बचता है कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, और दूसरा पॉइंट होगा कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, कि रशियन रेवोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए थे और रशियन रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट था पूरे वर्ल्ड पे। लोगों ने इस रशियन रेवोल्यूशन को क्या देखा और इससे क्या सीख ली थी, इसको सपोर्ट किया था या नहीं किया था, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था और बोल्शेविक पार्टी पूरे रशिया की पावर अपने हाथ में ले चुकी थी। अब बोल्शेविक पार्टी ने जिस तरीके से पावर को अपने हाथ में लिया था, ये तरीका सभी को सही नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ने पावर तो हाथ में लिया था, बट इसने एक तरीका फॉलो किया था, वो था कैपिटलिज्म को खत्म करना। जो हायर स्टेटा के लोग हैं, जो रिच पर्सन थे, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनके खिलाफ ये काम करते थे। तो ज्यादातर लोग ऐसे भी थे जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि मैनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब, बहुत सारे लोग वर्ल्ड में ऐसे थे who criticized the Bolshevik way of acquiring the power या controlling the power। जिस तरीके से बोल्शेविक ने पावर को कंट्रोल किया था, इस चीज को बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट साथ में क्या था, देखो, रशिया तो खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, लेकिन वर्ल्ड में भी उस टाइम पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट नहीं था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल और वर्कर्स और पीजेंट्स की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी, जो कि आज भी है। तो उस टाइम पे क्या था कि लोगों ने इस चीज को अपोज तो किया, बट जितने भी वर्कर्स और पीजेंट्स थे उन लोगों के पक्ष में ये काम करती थी सोशलिस्ट बोल्शेविक पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी को एक तरीके से वर्कर्स और पीजेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ रसिया में नहीं, वर्ल्ड के अदर पार्ट्स के जो अदर कंट्रीज थी, एशिया हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप हो गया, उधर की कंट्रीज जो थी उसमें भी जो वर्कर्स और पीजेंट्स थे उनका भी सपोर्ट इस रशियन रेवोल्यूशन को मिल रहा था। यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो चुका था, यूएसएसआर लोगों के सामने एज एग्जाम्पल सेट हुआ था। तो इस चीज का जो इम्पैक्ट था वो पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा था। ज्यादातर लोग इसको अपोज कर रहे थे जो हायर स्टेट आके थे, बट जो वर्कर्स और पीजेंट्स थे उनको ये चीज सही लग रही थी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी बेसिकली वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए काम की थी और रसिया में वर्कर्स और पीजेंट्स की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी। जैसे हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में जब देखे थे तो हमने देखा था कि वर्कर्स और पीजेंट्स बहुत माइजरेबल कंडीशंस में काम करते थे, बहुत दयनीय स्थिति उन लोग की, मतलब वर्किंग कंडीशंस वगैरह नहीं अच्छा था एंड ऑल। लेकिन बाद में चैप्टर के खत्म होते होते हमने क्या देखा कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था कहीं ना कहीं, मतलब सारी चीजें एक तरीके से डेवलप हो रही थी, मॉडर्न टेक्निक्स आ रहे थे। अब कहोगे कि सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा था? प्रोडक्शन तो डाउन हो रहा था। तो प्रोडक्शन डाउन हुआ था स्टालिन के टाइम पे, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहा था और सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। एग्रीकल्चर फील्ड जो था ये सिर्फ नॉबिलिटी के पास हुआ करता था, लेकिन अब सबके पास होने लगा था, सभी के पास जमीनें थी, सभी लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वर्कर्स के पक्ष में थी, तो वर्कर्स का सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा मिल रहा था। तो पहला पॉइंट क्या है कि मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब क्रिटिसाइज, और दूसरा पॉइंट है वर्कर्स एंड पीजेंट्स सपोर्टेड इट। ठीक है, अब देखो तीसरे पार्ट में है कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन मेनी कंट्रीज। कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है? तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों की पार्टी, जैसे बोल्शेविक पार्टी थी, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करती थी, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहती थी। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जो कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल की जाए, न कि इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी की तरह ही, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी हर
कंट्रीज में बनने लगी। हर कंट्रीज का मतलब कि ज्यादातर कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि ब्रिटेन में एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, फॉर एग्जांपल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये भी बता दूं कि 1925 में इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, ठीक है, जो कि अभी भी है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अभी उस कम्युनिस्ट पार्टी में से एक और पार्टी फॉर्म होकर आ गई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम करके, मार्क्सिज्म, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस में है, उसमें ये सारी चीजें, ये दोनों पार्टीज के बारे में है। तो एक तरीके से देख रहे हो कि 1917 के बाद बोल्शेविक पार्टी पावर में आई थी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन हो चुका था। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, बोल्शेविक ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, और एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1925 में इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा था, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसको सपोर्ट मिल रहा था लोगों का, जिस तरीके से हुआ था, मीन्स ये जो आइडिया डेवलप हुआ था, पहले तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था सोशलिज्म का, लेकिन ये जो अब आइडिया डेवलप हो चुका था आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, उसका सपोर्ट लोगों का सपोर्ट उसको मिल रहा था, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में कम्युनिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। नेक्स्ट पार्ट है, बोल्शेविक इंकरेज द कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। देखो, टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? क्या बोल्शेविक पार्टी ने कोई एक्सपेरिमेंट करके रखा था? हाँ, एक एक्सपेरिमेंट ही तो था। ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था, ये एक तरीके से कह सकते हो कि उनका एक नया रिसर्च था, उनका एक नया एक्सपेरिमेंट था। तो जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी, कॉलोनियल कंट्रीज का मतलब कि जिसपे किसी और का रूल था, जैसे इंडिया उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया जैसी और भी जितने भी एशिया की कंट्रीज थी जो किसी की कॉलोनी थी, उन सभी कंट्रीज को ये एक तरीके से कह सकते हो कि उन सभी कंट्रीज को एक तरीके से कह सकते हो कि ये सपोर्ट कर रही थी, ये देखो, उन सभी कंट्रीज को ये एक तरीके से कह सकते हो कि इंकरेज कर रही थी रेवोल्यूशन करने के लिए, कि रेवोल्यूशन करिए और अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए, किसी और को रूल ना करने दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पहले मोनार्ची सिस्टम चलता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, मोनार्ची सिस्टम खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बोल्शेविक पार्टी और रशियन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में एज ए एग्जाम्पल सेट कर रहा था और लोगों को इंकरेज कर रहा था टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। अभी देखो, बुक में एक चार्ट दिया होगा, सोर्स ई करके शायद, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर है। वो गए थे वहां पे रशिया में, तो वहां पे उन्होंने देखा था कि उसमें वो बताए हैं कि रशिया में पहले वर्कर्स और पीजेंट्स की कंडीशन जो थी वो बहुत पुअर थी, लेकिन अब जो था आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। तो वो उससे ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट था। यहाँ पे इसलिए ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इससे जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, और उनके पास भी रेवोल्यूशन करने का एक एग्जाम्पल सामने आया था कि ऐसा कुछ करके हम भी अपने आप को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि बोल्शेविक इंकरेज द कॉलोनियल पीपल टू एक्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट फॉलो करो, कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज उठाओ। अगला पॉइंट है, बोल्शेविक फॉर्म कॉमिंटर्न। अब कॉमिंटर्न क्या है? तो कॉमिंटर्न ऐसे समझो, देखो, कॉम इंटर्न, कॉम का मतलब कम्युनिस्ट, इंटर्न का मतलब इंटरनेशनल। तो व्हाट इज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? अभी इस लाइन को आगे अभी हम देखेंगे, फिलहाल फ्लैशबैक में जाते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म टॉपिक हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, रशियन रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले जो सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे, वहां पे पढ़े थे कि किस तरीके से सोशलिज्म को गेन किया जा रहा था यूरोप में सोशलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा था। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में मैंने एक टॉपिक बताया था, सेकेंड इंटरनेशनल। फर्स्ट इंटरनेशनल पहले फॉर्म हो चुका था, जिसका काम कंटिन्यू करने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हुआ था। अब सेकेंड इंटरनेशनल का काम था सोशलिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये रशियन रेवोल्यूशन के पहले की कहानी थी। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन एक थर्ड इंटरनेशनल फॉर्म हुआ था, ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल का अपग्रेडेड वर्जन, थर्ड इंटरनेशनल। तो
तो ये जो थर्ड इंटरनेशनल फॉर्म हुआ था, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद रशिया में बोल्शेविक पार्टी के आने के बाद फॉर्म हुआ था, और इस थर्ड इंटरनेशनल को एक स्पेशल नाम से जाना गया जिसका नाम था कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न क्या है? तो इट इज एन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिस्ट लोगों की एक ग्रुप थी, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जिसको हम कॉमिंटर्न बोल रहे थे। ठीक है, कॉमिंटर्न का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये कॉमिंटर्न का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। 1919 से 1943 तक ये अपना काम किया था। वर्ल्ड लेवल पे इसको डिस्कशन कर रहे थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। ठीक है, तो क्या है बोल्शेविक फॉर्म कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न क्या है? तो इट इज एन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट यूनियन ऑफ पीपल। इंटरनेशनल कम्युनिस्ट यूनियन ऑफ पीपल मतलब कम्युनिस्ट लोग जो थे, जो लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, उन लोगों का इंटरनेशनल यूनियन, एक ग्रुप जिसको हम कॉमिंटर्न बोले। ठीक है, एंड हेल्ड, क्या हेल्ड? तो हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट इन 1920। अब देखो 1919 में इस बोल्शेविक पार्टी के बाद जब रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था, तो एक कॉमिंटर्न फॉर्म किया गया जिसके थ्रू कम्युनिज्म को पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस किया जा रहा था। और साथ ही साथ 1920 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट हेल्ड किया गया था। ये क्या था? देखो पीपल ऑफ द ईस्ट का क्या मतलब है, तो आप देखोगे तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब कि वेस्ट में आपका ब्रिटेन एंड ऑल आता है, ब्रिटेन, और जो प्रॉस्पेरस यूरोपियन कंट्रीज है वो आएंगी। और ईस्ट में देखोगे अगर मैप में, ये अगर मैप है तो वेस्ट में देखोगे तो प्रॉस्पेरस कंट्रीज बेसिकली हैं, और ईस्ट में हम इंडिया, एशिया की जो छोटी कंट्रीज हैं, जो उस समय की छोटी कंट्रीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल, जो दूसरों की कॉलोनी हुआ करती थी। बेसिकली ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये सब कॉलोनी बनाते थे, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। तो यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है वो ईस्टर्न लोगों की हो रही है। जो कॉन्सेप्ट था ये पूरा सोशलिज्म का, ये ईस्टर्न लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्योंकि ईस्टर्न लोगों की सिचुएशन पुअर थी, ये कॉलोनी में थे। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट इन 1920। 1920 में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था बाकू में। ठीक है, तो बाकू में जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, मींस बाकू एक प्लेस है जो सोवियत में था, मतलब रशिया में नहीं था, लेकिन रसिया जो नॉन रशियन नेशनलिटीज वाली कंट्रीज थी उसमें से था एक पार्ट। ठीक है, तो बाकू में ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ठीक है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल हेल्ड किया गया था 1920 में, जिसमें नॉन रशियन कम्युनिटीज के, नॉन रशियन सोसाइटी के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। टोटल 1900 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। एशिया और यूरोप के डिफरेंट पार्ट से 1900 डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। 1900 एक लार्ज नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा है कि वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, तो क्या पॉइंट है? पहली चीज कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हुआ था, और दूसरी चीज कि बोल्शेविक पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था फॉर द पीपल ऑफ ईस्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट इन 1920। ठीक है, अब अगला देखो, बाय द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते होते, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते होते जो यूएसएसआर है, इसने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस प्रोवाइड कर दिया। ग्लोबल फेस का मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे इसको स्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो देखो यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रेचर। वर्ल्ड स्ट्रेचर क्या है? स्ट्रेचर का मतलब बेसिकली ऐसे अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो ये हाइट से होता है। ठीक है, हाइट वगैरह, ठीक है, कद कितना है, तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हो कि ये इसको एक ग्लोबल फेस दिया और वर्ल्ड लेवल पे इसको राइज कर दिया। विश्व में वर्ल्ड लेवल पे इस सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को राइज किया यूएसएसआर। देखो, अच्छा अभी आगे पढ़ेंगे उस चीज को। तो क्या हुआ? बाय द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते होते यूएसएसआर प्रोवाइडेड सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। एक ग्लोबल फेस प्रोवाइड किया और इसको वर्ल्ड लेवल पे राइज कर दिया। अब अगला पॉइंट, बाय 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। आफ्टर दैट 1950 तक आते आते क्या हुआ? अभी तक सिचुएशन सारी आपको अच्छी दिख रही है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है।
डेवलपमेंट एंड ऑल हो रहा है। लेकिन बाय 1950 आते आते पीपल रियलाइज्ड दैट, लोगों को ये लगने लगा कि द रशियन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। इसका क्या मतलब है, लोगों को ये लगने लगा कि जो रशिया में नई गवर्नमेंट बनी है वो अभी तक जो बात कह रही थी, स्टार्टिंग से क्या कह रही थी बोल्शेविक पार्टी की, सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे, सोशलिज्म ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट आफ्टर गेनिंग पावर ये अपना, मैंने पहले ही बताया कि एटीट्यूड चेंज कर रहा था, धीरे धीरे एटीट्यूड अपना चेंज कर रहा था। तो 1950 आते आते लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट तो सही है, बट जिस तरीके से यूएसएसआर में गवर्नमेंट रूल कर रही है, रशियन गवर्नमेंट, वो सही नहीं है। तो पॉइंट क्या है, by 1950 it was realized that the Russian government was not working according to the principle of socialism। सोशलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सोशलिज्म का सिद्धांत है, उस पे ये काम नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उसके अपोज में जाके काम कर रही है। तो ये चीज लोगों को नहीं सही लग रहा था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं देख रहे हो कि एक तरीके से इसका फिर से अपोजिशन लोगों में आ रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि हाँ यूएसएसआर फॉर्म हो गया है, सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज है, वर्कर्स के लिए काम करे, लेकिन जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टी काम कर रही थी ये चीज लोगों को सही नहीं लग रहा था। रशियन रेवोल्यूशन तो पूरा सही था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा सही था, बट द वे बोल्शेविक पार्टी वॉज रूलिंग द कंट्री वॉज नॉट गुड। ठीक है, लोगों को ये लगा कि रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे काम नहीं करी है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ये वर्ड बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो ये चीज याद रखना, सिद्धांत वाला जो प्रिंसिपल होता है उसमें PEL होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल वाले में PAL होता है, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो मुख्य मत लिख देना, नहीं तो यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म का सिद्धांत, और अगर वो वाला प्रिंसिपल लिखोगे तो सोशलिज्म का मुख्य, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक, प्रधान, मुख्य, तो उसको प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, सिद्धांत। ओके, तो पॉइंट क्या है कि 1950 आते आते लोगों को ये लगने लगा कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, रशियन गवर्नमेंट, वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रही है। और यहाँ से अब आगे हम जितना पॉइंट देखेंगे वो कहीं ना कहीं यही है जो चीज लोग फील कर रहे थे। लोग क्या फील कर रहे थे, अ बैकवर्ड कंट्री, एक पिछड़ी हुई कंट्री, हैड बिकेम अ ग्रेट पावर। देखो, रशियन रेवोल्यूशन शुरू होने से पहले बहुत बुरी सिचुएशन थी रशिया की, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, पॉलिटिकल कंडीशन खराब थी, सोशल कंडीशन खराब थी, सब कुछ बहुत पुअर था, एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ही माइजरेबल कंडीशन था। अब एक बैकवर्ड कंट्री आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन एमर्ज होकर आई थी एज अ ग्रेट पावर। यूएसएसआर एक ग्रेट पावर की तरह स्टेब्लिश हो चुका था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इसको पावर मिली ही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ये एक ग्रेट पावर की तरह स्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है, यूएसए अमेरिका जो था, और यूएसएसआर मीन्स रसिया, ये आज भी यूएसएसआर एक पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो यूएसएसआर जो कि अभी तक बैकवर्ड कंट्री था, बैकवर्ड नेशन था, वो अब एज अ ग्रेट पावर स्टेब्लिश हो चुका था, और इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वर डेवलप्ड एंड पुअर वर बीइंग फेड। अभी तक क्या था कि रशियन रेवोल्यूशन के पहले रशिया एक पुअर कंट्री था, बैकवर्ड कंट्री था, वहां पे ना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, मैंने बताया था कि बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरियाज में कुछ इंडस्ट्रीज थी, साथ में एग्रीकल्चरल सिचुएशन भी बहुत पुअर थी। तो और वहां पे जो पुअर पीपल्स थे उनको खाने वाने की भी बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन द बैकवर्ड कंट्री बिकेम अ ग्रेट पावर, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वर डेवलप एंड पुअर वर बीइंग फेड। सब कुछ सही हो चुका था, सारी चीजें अच्छी हो रही थी, बट प्रॉब्लम क्या था, मैं कह रहा हूं कि सारी चीज अच्छी थी, फिर यहाँ पे मैं ये क्यों कहा कि लोगों को लग रहा था कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम नहीं करिए, सब कुछ तो सही चल रहा था। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसलिए काम नहीं करी थी क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा था, सारी चीजें सही चल रही थी, बट बेसिक फ्रीडम, जो बेसिक फ्रीडम चाहिए लोगों को, जो मेन छूट चाहिए, लाइफ स्टाइल है हम लोगों की, हम लोग का जो जीवन है उसको हमें सही से बिताने के लिए कुछ फ्रीडम चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बाउंडेड लाइफ हम जी रहे हैं उसके बाद कहें कि नहीं हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कुछ फ्रीडम हमें चाहिए होता है। तो बेसिक फ्रीडम्स सच एज राइट टू स्पीच वर डिनाइड, कुछ भी आपको बोलने का अधिकार नहीं था। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज्यादा ये सेंसरशिप वगैरह स्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो राइट टू स्पीच है उसका फ्रीडम लोगों से छीन लिया गया था, एंड लोग ये मान रहे थे कि डेवलपमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द
रशियन गवर्नमेंट। लोगों को ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट तो हो रही हैं, पुअर खाना खा रहे हैं, अब इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी है, एक बैकवर्ड कंट्री ग्रेट पावर बन चुकी है, लेकिन इन सबके साथ जो बेसिक प्रिंसिपल है वो छीना जा रहा है लोगों से, और जो डेवलपमेंट ये सारा हो रहा है, जो सिचुएशन सही हो रही है, ये सब कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी मीन्स रशियन गवर्नमेंट जो है उसकी रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से है। जो वो जबरन पॉलिसीज थोप रही है लोगों पे, जबरदस्ती काम कर रही है, उसकी वजह से ये डेवलपमेंट हो रहा है और इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का एंड आते आते, 20th सेंचुरी मतलब कि 1900 प्लस वाला जो टाइम था उसका एंड 1980 1990 के आसपास, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी यूएसएसआर इंटरनेशनल रेपुटेशन डिक्लाइंड। क्या हुआ, 20th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते जो यूएसएसआर का एक इंटरनेशनल रेपुटेशन बन चुका था कि ये एक सोशलिस्ट नेशन बन चुका है, सोशलिस्ट यूनियन बन चुका है, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस्ड कर रहा था, यूएसएसआर की जो इमेज है वो डाउन हो गई। क्यों डाउन हुई, इन सब की वजह से, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी जो थी, वहाँ के जो रूलर थे वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही थी। मतलब सिचुएशन तो लोगों की सुधर रही थी, लेकिन उनसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो छीने जा रहे थे। तो इसलिए यूएसएसआर का जो ओवरऑल इंटरनेशनल रेपुटेशन था एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो डिक्लाइन हो रहा था। बट एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि यूएसएसआर का सोशलिज्म की तरह एक रेपुटेशन जो था वो डिक्लाइन हो रहा था, बट जो सोशलिज्म का आइडियल था, जो सोशलिज्म का आइडिया डेवलप हो चुका था, वो अभी भी रिस्पेक्टेड था, उसको लोग मान रहे थे और उसके अकॉर्डिंग लोग काम करना चाह रहे थे। तो रशिया में जो सोशलिज्म था वो तो ठीक, अब इसके बाद अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया एंड ऑल जैसे बहुत सारे नेशंस में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया गया, लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में, थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म में, जिससे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही थी उस चीज से भी डील किया जा सके। ठीक है, तो फाइनली एक बार फिर से हम स्नैप रिकैप देखते हैं। हुआ क्या था, बहुत लोग इसको अपोज कर रहे थे और बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट कौन कर रहा था, बेसिकली वर्कर्स और पीजेंट्स सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनना शुरू हो गया था और बोल्शेविक पार्टी ने एक कॉमिंटर्न फॉर्म किया था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, टू डिस्कस द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एट द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे कम्युनिज्म की आइडिया को डिस्कस करने के लिए। साथ में इन 1920 बोल्शेविक पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था फॉर द पीपल ऑफ ईस्ट इन 1920। इसमें क्या था, जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉन रशियन नेशनलिटीज के लोग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते यूएसएसआर ने इस सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक ग्लोबल फेस दे दिया था और एक वर्ल्ड स्टेचर प्रोवाइड कर दिया था, वर्ल्ड लेवल पे इसको उठा दिया था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था। बट 1950 के एंड तक आते आते लोगों को ये लगने लगा कि बोल्शेविक पार्टी मीन्स जो रशिया में पार्टी आई है, जो रशियन गवर्नमेंट है, वो बेसिक प्रिंसिपल जो है सोशलिज्म का उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से उसका इमेज जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हुआ। लोगों का ये मानना था कि एक बैकवर्ड कंट्री, एक ग्रेट नेशन, ग्रेट पावर तो बन के आ गई है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर भी डेवलप हो चुका है, लोगों को खाना भी मिल रहा है, बट जो बेसिक चीज है, बेसिक फ्रीडम है लोगों का, वो उनसे डिनाई होते जा रहा है, वो उनसे छीनता जा रहा है। लोग ये मानने लगे थे कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है ये सब इजली नहीं हो रहा है, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, ये सब का सब रशियन गवर्नमेंट के रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। और इसकी वजह से बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते बोल्शेविक की जो इमेज थी, सॉरी यूएसएसआर की जो रेपुटेशन थी, इंटरनेशनल इमेज थी, वो डिक्लाइन हो गई। बट एक फैक्ट ये है कि सोशलिज्म की जो आइडियल्स थे, जो आइडियाज थे, वो अभी भी सोसाइटी में रिस्पेक्टेड थे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।